नमस्कार सभी को। मैं सरोज नरेवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैश्वीकरण की समाजशास्त्र की। यानी हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रादुर्भाव या उसका उद्भव कब हुआ, और विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, वैश्वीकरण का मतलब होता है सीधे सीधे अर्थों में कि जब हम साझे रूप से यानी सब मिलकर के जब हम मानव के विकास की या मानव के कल्याण की बात करते हैं तो वो होता है वैश्वीकरण, यानी विश्व का एकीकरण, विश्व को एक करना। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर। तो जब हम साझे रूप से मानव के विकास की बात करते हैं, यानी जब विश्व के सभी देशों के द्वारा साझे रूप से मिलकर के मानव के कल्याण की बात की जाती है, वो कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की अवधारणा का उद्भव 1960 में हुआ था, जब एक समाज वैज्ञानिक मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव की अवधारणा दी थी। यानी वैश्वीकरण की अवधारणा का उद्भव 1960 में मार्शल मैकलुहान द्वारा दी गई विश्व गांव की अवधारणा से माना जाता है। वैश्वीकरण परिवर्तन तथा विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं, श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी आदि का निर्बाध गति से बिना किसी बंधन के, बिना किसी बाधा के आदान प्रदान किया जाता है। निर्बाध गति से वो संचरण करती है। यानी जो विभिन्न देश हैं उनके मध्य जो विभिन्न वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, श्रम है, मानव श्रम है, यानी एक जगह के या एक देश के जो नागरिक हैं वो दूसरे देशों में अपने रोजगार के लिए श्रम बाजार में जाकर के अपना कोई भी व्यवसाय करते हैं या रोजगार के विभिन्न कार्यों में लगते हैं। पूंजी का, प्रौद्योगिकी, नित नई प्रौद्योगिकी आ रही है, तकनीकी आ रही है, इन सब का निर्बाध गति से विश्व के विभिन्न देशों में आदान प्रदान, वो कहलाता है वैश्वीकरण। विल्बर्ट मूरे हुए हैं एक समाजशास्त्री। उन्होंने अपनी पुस्तक है ग्लोबल सोशोलॉजी के अंदर उन्होंने वैश्वीकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि आज संसार में प्रत्येक जगह लोगों का जीवन किसी न किसी रूप में विश्व में घटित होने वाली आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं से अवश्यंभावी प्रभावित होता है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वो कितनी भी दूर हो एक दूसरे से और कहीं भी स्थित हो, वो विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है तो उससे निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो विल्बर्ट मूर ने ग्लोबल सोशोलॉजी में भी यही बात कही कि संसार में प्रत्येक जगह लोगों का जीवन किसी न किसी रूप में विश्व में घटित होने वाली आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हो रहा है तथा इस प्रकार पूरी दुनिया एक स्थानीय घेरे में सिमटती जा रही है। संसार के विभिन्न समाजों में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की व्यवस्था में भी एक स्पष्ट परिवर्तन सामने आने लगा है। एक सतही स्तर पर परिवर्तन की इस प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम वैश्वीकरण का समाजशास्त्र कहते हैं। यानी विल्बर्ट मूर कहते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न देशों के मध्य जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी जब हम प्रौद्योगिकी को, तकनीकी को, श्रम को, पूंजी को, इन सब को निर्बाध गति से एक देश से दूसरे देश में संचरण करने के लिए हमने खुला छोड़ रखा है, तो इस सब का जो अध्ययन करने वाला विषय है, उस विषय को उन्होंने नाम दिया है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। सामान्य अर्थों में हम बात करते हैं कि सामान्य अर्थों में विभिन्न देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्भरता से जिस नई विश्व व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिस नई विश्व व्यवस्था का उद्भव हो रहा है, जन्म हो रहा है, उसी के व्यवस्थित और क्रमबद्ध विश्लेषण को हम वैश्वीकरण का समाजशास्त्र कहते हैं। यानी वैश्वीकरण का समाजशास्त्र मोटे तौर पे क्या हुआ कि परिवर्तन तथा विकास की एक
प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या हुआ? परिवर्तन, जिसमें विभिन्न जो देश हैं विश्व के, उनमें एक दूसरे में जो उन्होंने निर्बाध गति से बिना किसी बंधन के पूंजी का, वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रौद्योगिकी का, तकनीकी का जो संचरण किया है, यानी ये जो विश्व के विभिन्न देश हैं, इन्होंने अपने अपने देशों के अंदर जो भी अन्य देशों की जो वस्तुएं हैं, है ना, पूंजी है, श्रम है, प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, इन सब को अपनाने के लिए यानी इनके आयात और निर्यात पर जो है या तो टैक्सेस बहुत कम कर दिए हैं या फिर उनको समाप्त कर दिया है, ताकि एक देश में बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो अन्य देशों के अंतर्गत जा सके और वहाँ पर वो जाकर के किस प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था को और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को, उनकी जो संस्कृति है उनको किस तरीके से प्रभावित करती है, इन सब का एक सतही तौर पर जो अध्ययन करता है, उस विषय को हमने नाम दिया है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। इस वैश्वीकरण के समाजशास्त्र को समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्टिन एल्ब्रो की। तो मार्टिन एल्ब्रो ने लिखा है कि वैश्वीकरण का समाजशास्त्र विभिन्न देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक निर्भरता के विश्लेषण से संबंधित है। जो विभिन्न देशों के मध्य जो आर्थिक निर्भरता हो रही है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एकीकृत हो रही है, यानी आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है, उसके विश्लेषण से वैश्वीकरण का समाजशास्त्र संबंधित है। तो जिसने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न संबंधों को विकसित करके विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच की स्थानीय दूरी को कम किया है। यानी अब क्या हुआ, जब हम विभिन्न देशों ने अपने यहाँ पे आयात निर्यात को खुला छोड़ दिया है लगभग, या आयात निर्यात पर जो भी कर लगते थे उनको बहुत कम कर दिया है, तो इससे क्या हुआ कि विभिन्न जो राज्य हैं, जो विभिन्न देश हैं, उनके बीच की स्थानीय दूरी को भी कम कर दिया है। दूसरी परिभाषा हम ले रहे हैं एंथोनी गिडेंस की। तो एंथोनी गिडेंस ने द रनवे वर्ल्ड में लिखा है उन्होंने कि विश्वव्यापी आधार पर आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने वाली प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के इसी पक्ष के एकीकृत अध्ययन को वैश्वीकरण का समाजशास्त्र कहा जाता है। तो वैश्वीकरण का समाजशास्त्र ज्ञान की एक नई शाखा है, जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन तथा उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी वैश्वीकरण का समाजशास्त्र में क्या बात की हमने, जो मुख्य बात जो निकल करके आई वो ये आई कि वैश्वीकरण क्या है, एक समाज को परिवर्तन की, समाज के परिवर्तन की और वो किस तरीके से विकास करता है उसकी एक प्रक्रिया है वैश्वीकरण। और इस वैश्वीकरण का जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो विषय कहलाता है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो समाजशास्त्र है वो भी समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र की अन्य शाखाएं हैं, जब अपन ने बात की थी कि 1838 के अंतर्गत अगस्त कॉन्त थे, उन्होंने जिन्हें कि समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है अगस्त कॉन्त को, तो उन्होंने उस वक्त समाजशास्त्र को सन 1838 में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, क्योंकि उससे पहले तक समाजशास्त्र का नाम का कोई विषय अस्तित्व में नहीं था। समाज से संबंधित घटनाओं का अध्ययन जो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो हिंदी हो, तो इन सब के अंदर समाज से संबंधित बातों का, सामाजिक बातों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन अगस्त कॉन्त के प्रयासों के माध्यम से सन 1838 के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई थी। तो उस वक्त जो प्रारंभिक जो समाजशास्त्री है, उन्होंने अपना अधिकांश जो समय था वो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, इसका विषय क्षेत्र क्या होगा, क्या इसका परिप्रेक्ष्य होगा, अपनी अधिकांश ऊर्जा उन्होंने उस वक्त लगाई थी। और ये कहा था कि वर्तमान समय के अंतर्गत समाजशास्त्र का और अधिक उपविभाजन संभव नहीं है, और दूर भविष्य में चाहे ये वांछित हो और चाहे ये आवश्यक हो। तो अब ये जो वैश्वीकरण का समाजशास्त्र है, ये भी
1990 के बाद की जो विश्व की स्थिति हुई है उसके बाद में अस्तित्व में आया है। तब हमने जब बात की 1960 में, जब मार्शल मैक्लुहान ने कहा कि भाई वैश्विक गाँव की, एक विश्व गाँव की जब अवधारणा दी, और इसके बाद में धीरे धीरे जो है 1990 के आसपास एलपीजी का जो एक फॉर्मूला वो आया था कि उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, उसका निजीकरण है, और ग्लोबलाइजेशन है। तो उस वक्त आया था ये वैश्वीकरण। तो नया विज्ञान है एक। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये समाजशास्त्र की एक, अन्य विज्ञानों की तरह ही समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा है। जिस प्रकार से शिक्षा का समाजशास्त्र है, जिस प्रकार से विकास का समाजशास्त्र है, जिस प्रकार से आदिम मानव शास्त्र है, जिस प्रकार से शिक्षा का समाजशास्त्र है, या जिस प्रकार से मास मीडिया का समाजशास्त्र है, ठीक उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन भी, ये जो वैश्वीकरण है, ये भी समाजशास्त्र की एक शाखा है। अब वैश्वीकरण की जो अर्थ को समझने के लिए विद्वानों ने इसको दो आधार बताए हैं कि आर्थिक आधार पर या फिर सांस्कृतिक आधार पर हम वैश्वीकरण का समझ सकते हैं। तो जब हम आर्थिक आधार की बात करते हैं, तो जो इसके राष्ट्र राज्य हैं, जो देश हैं, विश्व के विभिन्न देश हैं, तो उन्होंने देशों के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध समाप्त किए गए और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। यानी व्यापार को आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत होने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इसके विभिन्न, जो विश्व के जो विभिन्न जो देश हैं, उन्होंने क्या किया कि आर्थिक प्रतिबंध जो पहले लगे हुए थे, एक दूसरे देशों की जो वस्तुओं का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान होता था, उनके ऊपर भारी भारी बहुत मोटे मोटे टैक्सेस लगे हुए थे, कर लगे हुए थे। तो इन सभी देशों ने मिलकर के जब उन्होंने कहा कि भाई हम सारे विश्व के कल्याण की, सारे जो विश्व है, जो सारे विश्व के जो मानव है, हम उनके कल्याण की बात करना चाहते हैं, हम उन सभी के विकास की बात करना चाहते हैं। तो सब राष्ट्र देशों ने मिलकर के ये किया कि जितने भी आर्थिक प्रतिबंध थे, है ना, जो टैक्सेस लगे हुए थे, तो उन सबको समाप्त किया गया और या कम किया गया, और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। तो जो विद्वान है वो कहते हैं कि वैश्वीकरण को हम दो आधारों पर समझ सकते हैं। पहला, आर्थिक आधार पर, जब हम जो व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं और जो आर्थिक प्रतिबंध है उनको कम करते हैं या फिर उनको समाप्त करते हैं। दूसरे आधार की बात करते हैं वो सांस्कृतिक आधार की, यानी विभिन्न संस्कृतियों को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, जो ये विकास की प्रक्रिया है, जो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया है। और इसके कारण वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, संगीत, विचारों आदि में परिवर्तन हुआ है। और हालांकि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग देशों के जो विद्वान हैं, जैसे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं, उनकी इस वैश्वीकरण के विषय में अपनी अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। जैसे विकासशील देशों की अगर हम बात करें, तो वो कहते हैं, विकासशील देशों की जब हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, ये इतनी सरल नहीं है जितनी कि इसे मान लिया गया है। यानी विकासशील देशों के जो विचारक हैं, वे वैश्वीकरण को अदृश्य विपत्ति मानते हैं। वो कहते हैं कि इसके वैश्वीकरण के कुछ लाभ तो अवश्य हो सकते हैं, परंतु यह किन्हीं विकसित देशों को निरंकुश बना करके, यानी इसके जो जब पूरे वैश्वीकरण की जब बात करते हैं, तो हम इसमें जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं, तो ये सभी देश मिलकर के सब लोग साझे रूप से मानव के विकास की और मानव के कल्याण की बात करते हैं। तो जो विकासशील देशों के जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि ये अदृश्य विपत्ति है। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि किन्हीं विकसित देश अपने आप निरंकुश बन जाए, है ना, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहे। तो किन्हीं विकसित देश को निरंकुश बना करके विकासशील और गरीब देश जो हैं, वो उन देशों को अपने अधीन बनाने का प्रयास भी इसके अंतर्गत वैश्वीकरण के माध्यम से किया जा सकता है ना। और जो समाज विज्ञानी हैं, है ना, जो वैश्वीकरण की या भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, तो समाज विज्ञानी कहते हैं कि
उतनी सरल नहीं है जितना कि इसे समझा जाता है। तो इसका राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं के एकीकरण का चाहे कुछ भी प्रभाव हो, जो समाज वैज्ञानिक है ना, वो ये कहते हैं कि भाई जो राजनीतिक और जो आर्थिक संस्थाएं हैं, है ना, विश्व की जो विभिन्न जो आर्थिक संस्थाएं हैं और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके एकीकरण का तो चाहे कुछ भी प्रभाव हो, लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण है ना, है ना, जीवन जीने के जो ढंग है लोगों के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, तो उनके एकीकरण का संस्कृति पर बहुत ही बड़ा आघात होने वाला है। यानी वैश्वीकरण को वो जो ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इसको वो आर्थिक और राजनीतिक आधार पर तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण जो है ना, वो संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात है। तो इस ये कह करके वो इसके बारे में अपना जो संशय है वो जाहिर करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो वैश्वीकरण है, इसकी विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।